हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको मसूरी की एक ऐसी जगह एक्सप्लोर कराने जा रहे हैं जिसके बारे में हर किसी को मालूम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मसूरी की टॉप 3 देखे जाने वाली जगहों में से एक है, वो भी बिना किसी एडवर्टाइजमेंट की। तो मैं बात कर रहा हूँ इंडियाज़ रेयर प्राइवेट फॉरेस्ट जबरखेत की। जबरखेत वो जगह जो कि उत्तराखंड की पहली प्राइवेट नेचर रिजर्व है और ये मसूरी धनोल्टी रोड पर शहर से केवल 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और ये एक बेसिकली हैकिंग ट्रेल है। ये नेचर पार्क 100 एकड़ की लैंड में फैला हुआ है और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर आप नेचर लवर है तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको बर्ड वॉचिंग का शौक़ है तो आपके लिए ये प्लेस बेस्ट है। और साथ में यहाँ आपको अलग अलग तरीके के पौधे, पेड़, जानवर, पक्षी और तरह तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेगी। इस ट्रेल में जो कुछ भी हमारे गाइड ने हमें बताया वो हम आपको एज इट एज दिखाने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगी, आपकी लर्निंग को ज़रूर बढ़ाएगी। तो इस ट्रेल के लिए हमारा ग्रुप पहुँच गया है जबरखेत। तो चलिए आप भी इंजॉय कीजिए हमारी जर्नी। ट्रेल मैप है जबरखेत का। तो यहाँ पे अलग अलग ट्रेल्स बने हैं, सारे मेंशन है, लाइक वाइल्ड फ्लावर, मशरूम ट्रेल एंड स्प्रिंग ट्रेल। तो जस्ट अभी हम एंट्रेंस पे हैं। तो कुछ लोग रॉकफोर्ड ट्रेल से होते हैं, बेंडसिडर एंड फ्लैगिल जाएंगे। तो फ्लैगिल हाई पॉइंट पे है। तो अभी हम 7000 फीट पे हैं, तो ऊपर जाके 7400 फीट, तो 400 फीट का एलिवेशन है, इतना ज़्यादा नहीं है। देन फ्लैगिल से डाउनहिल रहेगा, येलो वन इज़ लेपर्ड ट्रेल एंड वहाँ से सैडल से होते हैं जस्ट एक जंक्शन आएगा, मशरूम ट्रेल से होते हैं हट पे जाएंगे। तो सभी लोग हटी में मिल जाएंगे एंड लास्ट में 10 मिनट का वॉक रहेगा एंट्रेंस तक। तो ये 3 किलोमीटर का है, जिसमें 2 आवर्स जो पहाड़ी नहीं होते उनको लगता है। तो हम लोग उससे भी पहले कवर कर देंगे। हाँ, तो हम उसी में रहेंगे ना। एंड कुछ लोग जिनको अपील चढ़ने में प्रॉब्लम है, स्लीपर में है, तो जस्ट ईजी वाला ट्रेल करेंगे। लेपर्ड ट्रेल से होते हैं, एक सैडल तक जाएंगे एंड जो भी आपके साथ इंस्ट्रक्टर होगा तो वो आपको बैरियल पे ले जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे हिमालयाज के क्लियर व्यू दिखते हैं। एंड सेम ट्रेल से वापस एंड जंक्शन से मशरूम ट्रेल से होते हैं नीचे हट पे मिलेंगे। ये तय कर लो तो आप अलग अलग ग्रुप बना दीजिए। 2 ग्रुप बना दीजिए। एक ग्रुप वो बना दीजिए जिसमें चप्पल वाले ज़्यादा हैं। हाँ, जिनको थोड़ा इजी कर। नहीं वो कोई सबसे पहले तो किसी को भी अंदर हल्ला नहीं करना है। अगर कोई चीज़ किसी को बताता है तो वो ध्यान से सुनना है और नोट भी करते रहना है। जब हम एंड ऑफ वॉक पे लास्ट में मिलेंगे नीचे हम छत के पास, तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे आपसे कि आपने क्या सीखा, आपने क्या देखा। तो हर चीज़ को एब्जॉर्ब करना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वॉक ही वॉक कर रहे हैं। दूसरा, कुछ भी गार्बेज नहीं फेंकना। जैसे आपने प्लास्टिक के बॉटल्स लाएंगे तो कोई भी फेंकेगा नहीं, अपने साथ लेके आएगा। और वैसे कम से कम यूज़ कीजिए प्लास्टिक की बॉटल्स का, ठीक है। और सब लाइन में चलेंगे, कोई ओवरटेक नहीं करेगा किसी को। कहीं कोई बोल रहा मुझे दिखाओ, सब लाइन से देखेंगे। एटलीस्ट आपके बीच में ना गैप होना चाहिए, सभी के बीच में गैप होना चाहिए। कोई एक साथ नहीं जाएगा। कुछ भी हो, अगर किसी को फ़ोटो क्लिक करना है तो हर बंदा फ़ोटो क्लिक करने में नहीं जाएगा। अगर आप में एक बड़ा ग्रुप है, आप 3 लोग मान लीजिए, किसी का अच्छे फ़ोन है, अच्छे कैमराज है, 3 लोग फ़ोटो को वो करने के लिए, और फिर वो 3 लोग आप बाकी से शेयर कर लेंगे, क्योंकि आपका एक ग्रुप होगा। क्योंकि कुछ मशरूम्स दिखेंगे, कुछ फूल दिखेंगे, कुछ पेड़ दिखेगा, कुछ भी होगा। तो ऐसा नहीं कि सब लोग जा रहे हैं, क्योंकि उससे जो हमारा जो ग्रीन ये हो रहा है, वेजिटेशन हो रहा है, इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो जो मार्ग ट्रेल है, जो आप देख रहे हैं ट्रेल बना हुआ है, उसमें ही चलना है। कोई शॉर्टकट बिल्कुल नहीं मारेगा। जहाँ पे गाइड जाएगा आपके आगे, सर जाएंगे, गाइड जाएंगे, अब वो उनके पीछे ही आप वो करेंगे, चलेंगे। कोई आपको चिड़िया, कोई बर्ड्स दिखी, आपको चिल्लाना नहीं है कहाँ है, क्योंकि बोलोगे साउंड जाएगा तो भाग जाएगी। क्योंकि बर्डिंग का एक रूल है, सबने बताया हो। बर्डिंग का तो सबसे ज़्यादा बहुत शांति होती है। जो बर्ड होते हैं बहुत शांत होते हैं। अगर आपको बर्ड देखनी है तो वो बहुत शांत होना है। आपके जो कहते हैं ना सेंसेस, उनको आपने खुला करना है। आपकी आँखें तेज होनी चाहिए, कान सबसे ज़्यादा ये बर्ड। ऐसा नहीं कि बर्ड दिखी है, आवाज़ आ रही है किसी बर्ड की। पहाड़ का या किसी की ज़मीन का खत्ता जो बिल्कुल आइसोलेटेड और अनट्रीटेड पड़ा है, जिसको लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ग्रेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, कैंपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, पिकनिक के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उससे उस फॉरेस्ट को डिस्टर्ब करते हैं। उससे बचाते हुए ये मॉडल जो क्रिएट किया है कंजर्वेशन का,
ये हम देखने आए हैं एक्चुअली। हम इतने सारे लोग बर्डिंग एक साथ नहीं कर सकते, बर्डिंग के लिए हमेशा छोटे ग्रुप की ज़रूरत होती है ना। उसके साथ साथ ये जो यहाँ दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पहले कैसा था और अब कैसा है, और साथ ही साथ कोई चिड़िया हो, कोई मैमल हो, कोई रेप्टाइल हो, कोई एम्फीबियन हो, जो भी दिखेगा वो आपको ही दिखाएंगे, और आप किसी भी किस्म का कोई शोर हल्ला नहीं करेंगे, एंड यू हैव टू बी क्वाइट, ठीक है। यस सर। और इनकी इंस्ट्रक्शंस मानेंगे, क्योंकि अब हम इनके साथ हैं, ठीक है। चलो। एंड डॉक्टर सेजल बोरा, WWF का नाम आप लोगों को सभी को पता होगा। तो जो उसके प्रोग्रामिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर सेजल बोरा, तो करंटली वो इसको रन कर रही हैं। तो जो इसके ऑनर है वो मुंबई से बिलोंग करते हैं, मिस्टर विपुल जैन, जिनके पास 300 एकड़ पूरा प्रॉपर्टी है, जिनमें से 110 एकड़ उन्होंने नेचर रिजर्व को दी थी ना। तो 13 से 15 तक ये पूरा प्रोजेक्ट लाया गया था। एंड जबरखेत एक विलेज है, वहाँ से काफ़ी लोग आते थे, मतलब अपने कैटल्स को लेके। तो यहाँ पे कैटल्स भी आते थे, एंड ज़्यादातर ये पूरा ओपन लैंड है, तो लोग नाइट कैंपिंग के लिए बहुत आते थे। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फॉरेस्ट था। तो 15 तक ये पूरा बनाया गया। एंड कुछ लोग पूछते हैं कि यहाँ पे एनिमल्स वगैरह क्या है, तो अंदर हर जगह मोशन सेंसर कैमरा ट्रैप लगे हैं, जिसके थ्रू हमें पता लगता है यहाँ पे कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ है। तो फुटिल ऑफ द हिमालयाज़ में जितनी भी वाइल्ड लाइफ होती है, जैसे लेपर्ड, पॉर्क्यूपाइन, येलो थ्रोटेड मार्टिन, वो सभी रिकॉर्डेड है। तो जब हम हट पे जाएंगे तो जस्ट आई विल शो यू द सम पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स। तो उसके थ्रू आपको पता लगेगा कि यहाँ पे नाइट एक्टिविटी क्या होती है। तो इसी वजह से सभी सिंगल फाइल में चलेंगे तो ना इम्पैक्ट कम पड़ेगा। तो कोशिश करें कि सभी लोग सिंगल फाइल में चलें। एंड जो भी आपका इंस्ट्रक्टर रहेगा तो उसकी बातें आपको जस्ट सुननी है, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेपर्ड ट्रेल सर एक जना वो जो हमने क्लिक करने के लिए उत्तराखंड, तो इसका ग्लूमिंग सीजन मार्च अप्रैल में रहता है। तो अभी हम लेपर्ड ट्रेल से जाएंगे। एंड जस्ट आपके पीछे ओक ट्रीज में भी बांज हर किसी को पता है ना। इनका यूज़ वगैरह देखते हैं तो मतलब लोगों को ऐसे फ्रूट्स वाले ट्रीज वगैरह चाहिए रहता है। तो ओक ट्रीज ना जितने ऊपर ग्रो करते हैं, इसके रूट्स उतने ही ज़्यादा डीप रहते हैं। तो आप गैस कर सकते हो पहाड़ों में हमें पानी कहाँ से मिलता है? जस्ट जो मसूरी में हिल स्टेशन में पानी मिलता है। ये पानी को बहुत रिजर्वायर होते हैं इसके नीचे Yes. वाटर के, तो इसी से क्या होता है हमें पानी मिलता है। जो नीचे पानी भरता है धरती में Okay. बरसात के टाइम पे, तो उसी से क्या होता है पानी सप्लाई होता है बिल्कुल। धरती में जो पानी है। एंड ज़्यादातर जो ग्लेशियर का पानी रहता है तो वो बड़ी रिवर के थ्रू, गंगा यमुना हो गया, उनके थ्रू प्लेस में चला जाता है एंड हिल स्टेशन से बच जाते हैं। तो ओक ट्रीज के रूट्स ना बहुत ज़्यादा डीप में रहते हैं। तो इसी के बेस में 3-4 ऐसे स्प्रिंग मिलके एक लोकेशन है कोल्टी नाला। तो वहाँ पे जो भी पानी कलेक्ट होता है तो वहाँ पे वाटर स्टेशन बने हैं, एक बॉटम में हो गया, एक मिडिल में हो गया एंड एक ऊपर है। तो पानी को पंप किया जाता है ऊपर लंडौर में एंड दूसरी तरफ सप्लाई किया जाता है। तो पानी का रिसोर्स सिर्फ ओक ट्रीज ही है यहाँ पे। एंड इन पे ना एकॉन करके एक फ्रूट होता है। तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा स्पीसीज ओक ट्रीज के रहती हैं। तो ये ग्रे ओक है एंड हमारे पास एक ब्राउन ओक करके रहता है। तो ये ब्लैक बेयर का फेवरेट फ्रूट रहता है। बेसिकली जो ब्लैक बेयर रहता है भालू सभी ने देखो, वो हाई एल्टीट्यूड में रहता है जैसे हिमालयाज़ वगैरह। बट विंटर में ना वहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा होता है जैसे इस टाइम पे, तो उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से वो लोअर हिमालयाज़ में आ जाता है। तो यहाँ पे करीबन 30 ईयर्स के बाद ब्लैक बेयर रिकॉर्ड हुआ है। मतलब उससे पहले यहाँ पे नहीं आते थे, क्योंकि यहाँ पे ना जो लोकल्स हैं वो इनकी लॉपिंग करते थे ओक ट्रीज़ की, तो जिसकी वजह से एकॉन कभी ग्रो नहीं हुआ है। तो 30 साल के बाद जब ब्लैक बेयर यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ तो फिर एकॉन्स वगैरह भी ग्रो होने लग गए। तो अब हर साल ब्लैक बेयर आता है। तो उनकी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह शायद आगे कैमरा ट्रैप जो है उनको ओपन करके हम चेक करें। OTG वगैरह तो हो गया आपके पास। एंड रोडोडेंड्रोनी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये सेकेंडरी इसलिए, जो प्राइमरी फॉरेस्ट था वो पूरा कट यूनिया का है। एंड अगर आप इसको टच करोगे आउट ऑफ बाग बहुत ज़्यादा स्पंजी है, हर किसी को पता है। तो बेसिकली अगर फॉरेस्ट फायर होगा तो आउट ऑफ बाग पूरा इसको प्रोटेक्ट करके रहता है। जो इनसाइड रहता है वो जो इसका ट्रंक वगैरह है वो पूरा सेफ रहता है। तो सिर्फ आउट ऑफ बाग ही जलता है, तो इसी वजह से। एंड मॉस ना अब बहुत से कंट्रियों में ऐसे बिल्डिंग्स के ऊपर ग्रो करते हैं, क्योंकि मॉस एक हेल्थी फॉरेस्ट का साइन होगा सर, आपको भी पता ही होगा। तो अगर आप दिल्ली वगैरह गए होंगे कोई भी होगा तो मौसम यस, तो अगर दिल्ली वगैरह जाओगे वहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। तो जहाँ पे पॉल्यूशन वगैरह नहीं है वहीं पे मॉस वगैरह ग्रो
होता है ज़्यादातर कंडीशन में। एंड से और अगर आपको मॉस का एक और वो देखना है तो गेट पे पेड़ था अभी, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, देवदार का पेड़ है। तो जैसे बार्क होता है ना पेड़ का, जो रोड के साइड बड़े बड़े रॉक्स वगैरह आपने देखेंगे हर जगह। तो आपको पता है हिमालयाज़ कैसे बना? करीबन बहुत साल पहले की बात करें, 2 मिलियन यस मतलब 70 उनको मिलियंस को कन्वर्ट कर दीजिए। तो वहाँ में ना एक गोंडवाना करके एंड एक ल्यूजेरिया करके 2 टेक्टोनिक प्लेट्स थे एंड उनके बीच में ना वहाँ पे पूरा टेथिस ओशन था। तो जो ये जगह था पहले ये सब कुछ ओशन के अंदर था ना। तो वो पता कैसे लगता है, अगर आप किसी भी ऐसे रॉक्स के ऊपर ऐसे लाइंस वगैरह देखोगे ना, इनको क्रॉस बीडिंग कहते हैं। तो जब पानी के अंदर किसी भी ओशन के अंदर पानी इधर उधर जाता है तो फिर ऐसे लाइंस वगैरह फॉर्म होती है। तो इनके थ्रू पता लग जाता है कि वहाँ पे पहले क्या था ना। इसी वजह से सी फॉसल्स वगैरह हाई एल्टीट्यूड पे मिलते हैं, मतलब अबाउट 12,000 फीट के बाद ऊपर जाओगे तो आपको वो सी फॉसल्स वगैरह मिल जाएंगे। लाइकन तो इसका यूज़ गांव में मेहंदी वगैरह बनाने के लिए करते हैं। पेड़ के ऊपर भी होता है ना? हाँ हाँ, पेड़ के रूट्स के में जस्ट रीज़न की हर जगह ये ओके। चीड़ के जंगल। पहाड़ों में ना हर जगह फॉरेस्ट फायर होती है ज़्यादातर एंड ज़्यादातर लोकल्स ही करते हैं। तो आपका कुछ ओपिनियन कि ऐसा क्यों होता है? Anybody? ओके, घास के लिए है। सोच अच्छा। उनकी थॉट ये रहती है कि जब हम आग लगाएंगे तो जितनी घास पुरानी जलेगी तो नई उतनी ज़्यादा उगेगी। एंड ज़्यादातर ना अगर आप जाओगे पाइन फॉरेस्ट में ही फॉरेस्ट फायर होती है। तो आपके सामने ये वाला पाइन ट्रीज है। तो ऐसे हमारे पास ना 2 टाइप के पाइन है, ब्लू पाइन एंड चीड़ पाइन। तो जब इसके निडल जब फ्लोर पे गिरता है पूरा ब्लैंकेट जैसा कवर कर देता है। तो जो गांव में रहते हैं उनके पास जो कैटल्स हैं उनके फीडिंग के लिए ग्रास वगैरह चाहिए रहते हैं। तो जब ये नीचे फ्लोर पे रहता है तो अंदर सनलाइट वाटर वगैरह नहीं जाता, जिसकी वजह से वो उसको पूरा बर्न करते हैं ताकि नई ग्रास वगैरह आए। एंड जो ये पाइन है ना, पाइन इंडिया का नेटिव भी नहीं है। तो ब्रिटिश वालों ने यहाँ पे लाए थे। आपने सभी ने पढ़ा होगा, पहले मुगल आए थे, फिर ब्रिटिश, बहुत से लोग इंडिया में आए थे। तो ब्रिटिश वालों ने यहाँ पे ये पाइन ट्रीज लाए होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्यों लाए होंगे? मतलब हर जगह उन्होंने पाइन फॉरेस्ट लगाए, जस्ट कि वो आए उन्होंने पाइन फॉरेस्ट क्यों लाए होंगे? इनका यूज़ क्या हो सकता है? एक तो होते हैं सीड्स होते हैं और लीसा निकलता है इससे। हाँ, रीजन निकलता है। तो उसको कलेक्ट करके ऐसे ग्लू में हो गया या फिर विक्स बनती है उसमें भी है। तो जो पाइन ट्री है ना, जब उन्होंने हर जगह रेलवे ट्रैक बनाए तो रेलवे ट्रैक के जो स्लीपर होते हैं वो वुड के बनते हैं। तो पाइन ट्री एक फास्ट ग्रोइंग ट्री है, इन पे इतना मेंटेनेंस का ज़रूरत भी नहीं है। तो इसी वजह से उन्होंने हर जगह पाइन ट्रीज लगाए। एंड इस पे कौन सा होता है ना, उनके थ्रू ऐसे ये उठ के एक जगह से दूसरी जगह और जगह पाइन फॉरेस्ट हो जाता है। एंड लोग इसको सेल्फिश ट्री भी कहते हैं। जहाँ पे ये ग्रो होगा दूसरी वेजिटेशन बहुत कम चांस है कि ग्रो होगा वहाँ पे। एंड इसके अपोजिट साइड में पूरा पाइन फॉरेस्ट ही है, तो वहाँ से आपको दिख जाएगा। तो इट्स अ सेल्फिश ट्री। मैम का क्वेश्चन है कि मतलब ऐसा क्यों होता है कि जहाँ पर ये उगेंगे तो उसके आसपास ज़्यादा अगर इसके ना निडल्स फ्लोर पे गिरेंगे तो दूसरी वेजिटेशन के चांस नहीं रहते हैं, क्योंकि अगर किसी भी वेजिटेशन के लिए ज़्यादातर सनलाइट वाटर वगैरह चाहिए रहता है। तो वो इसके सीड्स वगैरह नहीं देते हैं जब वो फ्लोर पे गिरता है। वो बड़े बड़े पाइन फॉरेस्ट में ही बनाया करते थे, और भी किस्म के फॉरेस्ट में बनाते थे, लेकिन पाइन फॉरेस्ट में ही बनाते थे। ये एक अलग बात है। उस पेड़ का, वो पेड़ हमारे लैंडस्केप के लिए अच्छा है या बुरा है वो अलग बात वो तो डिफरेंट थिंग है ना। लेकिन पाइन फॉरेस्ट, पाइन हैज सर्टेन गुड क्वालिटीज आल्सो। एंड इसका लोकल यूज भी है। जैसे गांव में ना ऐसे कलेक्ट करके इसको जहाँ उनके कैटल रहते हैं उसके अंदर बिछा देते हैं ताकि थोड़ा वार्म रहे। एंड दूसरा जो कोन्स है उनका यूज़ बर्ड करती है नेस्ट वगैरह बनाने के लिए। हाँ, सेल्फिश ट्री तो कहते हैं, बट इसका यूज़ वगैरह है क्योंकि जितने भी ट्रीज़ हैं वो ह्यूमन से पहले इस अर्थ पे आए हैं। बिल्कुल कोशिश हुई थी कि जो इसकी बीजल गिट्टी है, ओके, जिसको फिरुल बोलते हैं, यस, फिरुल से बिजली कोयला बनाने की और फिरुल के
जो है आग में चूल्हे में इस्तेमाल होने वाले प्रूफ के ब्लॉक्स बनाने की भी काफ़ी कोशिश हुई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इन्हें बनाए भी और चले भी, लेकिन बहुत ज़्यादा उपयोग में नहीं है। देयर चांस कि उससे सिंडर वगैरह बन सके। सर अब इनसे बिजली भी बन रही है। पाइन ट्री हाँ, चिलगोजा पानी आई डोंट नो बट हमारे यहाँ पर है। कहाँ पे? उत्तरकाशी धनारी क्षेत्र में लगा। सामने ना जितना भी लड्डौर दिख रहा है तो वो देवदार ट्री सारे प्लांटेड है। तो देवदार को बहुत पवित्र कहते हैं जितने भी लोग हैं इसमें। जो देवदार वर्ड है वो संस्कृत से आया गया है। देव मीन्स अवर गॉड रिलीजन एंड दार का मतलब हर किसी को पता है डोर। तो इनको देवताओं का वृक्ष कहते हैं एंड एंशिएंट टाइम में कहते हैं इसके नीचे मेडिटेशन वगैरह ज़्यादा करते हैं। एंड सबसे ज़्यादा लाइटिंग भी इसी के ऊपर पड़ती है क्योंकि ये थोड़ा हाइट पे रहता है। एंड ये वाला चीड़ पाइन है, इसके कोन्स और आपके पीछे ये वाला ब्लू पाइन है। तो इनमें डिफरेंट आप देख सकते हो इनके कोन्स के थ्रू। सर यहाँ से पाइनस रॉक्सबर्गी एंड बेल्चिना दोनों ही दिख रहे हैं। एक इधर और एक इधर। ये रहा ब्लू पाइन। और इसमें मेल और फीमेल वाला कुछ होता है ना? अब बेल में तो वो सिर्फ इनका जो ये कौन लगते हैं? पथरी में काम आता है। इसके रूट्स का यूज़ पत्थरी में काम आता है ना। एंड ज़्यादातर ये रॉक्स के ऊपर ही ग्रो होता है, इसी वजह से इसका नाम पत्थर चट्टा है। एंड इसको हैरी बर्जेनिया भी कहते हैं ना। तो पत्थरों पे भी वेजिटेशन आने के लिए पहले मॉस, फिर लाइकन्स, फिर उसके बाद वेजिटेशन ग्रो होता है उसके ऊपर। अब लोग आगे आके उसको देख सकते हैं। ये सारी पत्तियाँ गांव वालों के द्वारा उठा ली जाती थी। हाँ। और सर्दियों में वो अपनी गाय भैंसों के नीचे बिछाने के लिए और जहाँ अदरक वगैरह लगती है वहाँ पर इन पत्तियों को अदरक के ऊपर बिछाने के लिए लगाते हैं। हाँ। तो पूरी पत्तियाँ साफ कर देते थे। अब इन पत्तियों पे जो है ना वो एक मल्च तैयार हो रहा है। तो जितना भी कार्बन है वो कार्बन सिंक इसे ही बोलते हैं। ये सारा कार्बन यहीं जमा हो रहा है। अगर इसको आप आग लगाएं तो ये कार्बन उड़ के एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और ओजोन लेयर को डिप्लीट करेगा। तो भूटान को इसलिए कहा जाता है कार्बन सिंक कि उसके यहाँ उसकी जो फॉरेस्ट की जितनी तमाम चीज़ें हैं, जितना वेस्ट है वो सब वहीं शामिल है। मतलब कुछ लोग आपने सुना होगा जो लोग हम करते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? ट्रैकिंग और हाइकिंग। ओके, तो अभी हम हाइक्स कर रहे हैं। तो जो हमारी शॉर्ट हाइक्स होती है 3 to 4 आवर्स की, वो सारे हाइकिंग रहते हैं। एंड ट्रैकिंग मीन्स आप पूरा एल्पाइन स्टाइल में अपना रेन गियर एंड कैंप कॉम्प लेके एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट वो पूरा ट्रैकिंग में आते हैं। तो जितने भी शॉर्ट डे हाइक्स कहते हैं इनको। तो देखा जाए तो ट्रैकिंग जो असली जो मीनिंग है ट्रैकिंग का, अगर कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पे रास्ता नहीं है और आप चल रहे हैं तो एग्जैक्टली वो ट्रैक है। अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो ये हाइक ही हुआ है। अगर रास्ता बना हुआ है, ऑलरेडी बहुत लोग गए हुए हैं, तो वो हाइक ही है। लेकिन अगर हम जंगल से चल रहे हैं, कोई रास्ता बना के जा रहे हैं, अच्छे से रूट बना रहे हैं, उसको हम चीज़ को फाइंड कर रहे हैं, तो मतलब एग्जैक्टली जो उसका मेन जो पर्पस है ट्रैकिंग वो है। तो हाइक ये है, वो ट्रैक है। न्यूजीलैंड में इसको ट्रैम्बलिंग करके कहते हैं। ये हर जगह डिफरेंट वॉक। और बता दीजिए साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह स्पॉट। तो हम थोड़ा और जस्ट कैमरा ट्रैप वगैरह ओपन करते हैं then। क्योंकि आप ना कितना भी ऐसे लोगों को बता दीजिए ये चीज़ है वो चीज़ है, तो उनका बहुत एज कितना होगा ऑल एंड एवरेज? बरसात में आती शायद में। कि मुझे एज तो नहीं मालूम बाबा, हाँ लेकिन ये मालूम है कि जैसे ही सितंबर आता है हाँ। और सितंबर में ये सबसे ज़्यादा फेरोशियस हो जाती है। सबसे ज़्यादा काटने को ये फिर सितंबर में दौड़ती है क्योंकि उसको 6 महीने के लिए हाइबरनेशन में जाना है। बिल्कुल। वो अपने ऊपर एक सिस्ट फॉर्म कर लेती है और छुप के बैठ जाती है। मई में जब पहली बरसात की बौछार पड़ती है बिल्कुल। तब उसके जागने का समय हो जाता है। That's it। एंड इसका एज करीबन 8 इयर्स तक रहता है ऑल एंड एवरेज। 8 साल तक एक लीच जी सकती है। एंड करीबन 50 mm उनके लिए काफ़ी है ब्लड 6 मंथ के लिए चलाने के लिए। How many mm? 15 mm 50 mm? नहीं 15 सर 15 15 mm का। Okay। 15 mm। एंड अगर इंसान नहीं है तो वो जानवरों से लेके कहाँ पे करती है? लीच ज़्यादातर तो फॉरेस्ट में ही जिस बोलते हैं कि ओक ट्री में भी करती है।
नहीं, वो फॉरेस्ट में ही पाई जाती है। साउथ इंडिया में ना केरला वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे ऐसे ट्रीज के ऊपर से गिरती है लीफ, एंड बहुत बड़ी साइज की, एंड इसकी लीज थेरेपी भी होती है बहुत सी कंट्रियों में। स्किन डिजीज के लिए ना इसकी इंडिया में अभी बहुत कम जगह में लिमिटेड शायद। नहीं ऐसे फर्न्स का ज़्यादातर लोग तो डेकोरेशन के लिए करते हैं, एंड मेडिकल ये ज़्यादा टाइम तक ग्रीन रहता है। ग्रीन रहता है, इसी वजह से लोग डेकोरेशन के लिए करते हैं। और फॉर्म्स यहाँ पे मसूरी में अलग अलग डिफरेंट बहुत है। बहुत ज़्यादा, मतलब 45 स्पीसीज के। ये जो है ना ये टेरिडोफाइट्स आता है, सेलेजनेला है इसका नाम ना। सेलेजनेला, हाँ संजीवनी जो है ना, संजीवनी। उसकी एक स्पीशीज है ये सेलेजनेला। क्लिक करनी हो तो इसके आगे आ सकते हो। तो मोशन सेंसर कैमरा था, तो अभी हम यहाँ पे हैं तो वो फ़ोटो क्लिक करेगा, एंड जब मूवमेंट ज़्यादा रहता है तो वो वीडियो वगैरह बना देता है। तो ऐसे ही पूरे फॉरेस्ट में लगे कैमरा का। एंड इस ट्रेल का नाम लेपर्ड ट्रेल इसी वाले कैमरा ट्रैप की वजह से है, क्योंकि इसने लेपर्ड की बहुत बार फैमिली वगैरह कैप्चर की। ओके, मेरे पास कुछ कहाँ है कैमरा का? ये सर, ओह यस दिस वन। यहाँ वाइल्ड बोर? लेटेस्ट नहीं ये तो ये वाइल्ड बोर है, अरे वाइल्ड बोर एंड ये लेपर्ड कैट, लेपर्ड कैट, नहीं ये तो पॉर्क्यूपाइन है, पॉइंट एंड ये लेपर्ड यहाँ पे 3 है, एक पीछे पत्थर के ऊपर एंड 2 ये आगे। अच्छा, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रिकॉर्ड था कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ रिकवर हो रही है। Yes. एंड सिर्फ 110 एकर्स के ऊपर हमने ये रिकॉर्ड करा है। एंड आप जानते होंगे यार कोई हिरन, डियर, बार्किंग डियर, बार्किंग डियर, काकर, एंड ये पहाड़ी गोट, गुरल। गोरल। तो ऐसे ये हर जगह के हैं अलग अलग। एंड से ये नाइट विजन है, नाइट में भी अच्छी फ़ोटो लेता है। वेरी नाइस। ये आप लोगों ने देखा होगा प्रेजेंटेशन में मैम ने दिखाया था। एंड विंटर में जब स्नोफॉल होता है तो उस टाइम पे ज़्यादा रहता है। यहाँ कितनी बर्फ पड़ जाती है लगभग इस पॉइंट पे? सर अभी समझिए। तो ना इतना कुछ अभी 2 साल से तो नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये उससे ग्लोबल पहले- वार्मिंग के साइन वगैरह दिख रहे हैं कि नहीं, धीरे धीरे देखिए, स्नोफॉल। क्या है ना कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी अभी कुछ सालों से हमने जानना शुरू किया है ना। और कुदरत का जो हमारे पास पूरा का पूरा रिकॉर्ड है जी मौसम के विज्ञानियों का, वो 150 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। जी और जब हम करोड़ों साल का कुदरत का जो मौसम का बदलाव के संकेत हैं वो लेते हैं, ओके तो अभी भी ऐसा लगता है कि हमारी जानकारी अभी भी बहुत कम है ओके ना। लेकिन ये अच्छी बात है कि अगर हम कोई चीज़ समझ ले रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है यस क्लाइमेट है ना, और हमें लग रहा है कि हमारे लाइफ टाइम में कुछ चीज़ें पहली बार हो रही हैं। पर अगर पृथ्वी का लाइफ टाइम देखें तो हमारा लाइफ टाइम उसमें 1.00 सेकंड के हिसाब से बैठता है ना। तो लेकिन हमें ये लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये अनयूजुअल है, और ये पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से हो रहा है। इसलिए लोग ये सोच रहे हैं कि ये क्लाइमेट चेंज के कारण हो सकता है ना। और जिस तरीके की पॉल्यूशन हम आसमान में फेंक रहे हैं, जिस तरीके की कार्बन हम आसमान में फेंक रहे हैं, तो उसका फ़र्क तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आएगा। ग्लेशियर इतना जल्दी मेल्ट हो रहे हैं Yes, ना, वो yes. चीज़ें दिख रही पर यही भी होता है कि अगर 2 साल के बाद 4 साल तक जो है बढ़िया सर्दी पड़ी और खूब बर्फबारियाँ हुई, तो हम इन 2 सालों को भूल जाते हैं है ना। हम हर साल कहते हैं यार इस साल बारिश बहुत हुई, हर साल। यस हाँ हम ये हमारी हैबिट होती है, क्योंकि हम अपने लाइफ टाइम से ही चीज़ों को देखने की हमको आदत होती है। बट डेटा वगैरह तो हर साल Yes, हर किसी के yes, पास रहता है। yes. तो इसलिए पिछले 2 सालों से यहाँ पर बर्फ़ नहीं हो रही। मैं किसी को बता रहा था 2004 में यहाँ इतनी बर्फ़ गिरी कि हमें ये जेपी बैंड से जो ऊपर है वहाँ से आना मुश्किल हो गया यहाँ तक को, बिल्कुल है ना। उसके बाद से ऐसी बर्फ़ हमने देखी नहीं। तो देयर मस्ट बी समथिंग गोइंग ऑन, है ना। कुदरत में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है जो ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि बर्फ़ इज़ अ पार्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेस, है ना। बहुत सारे पेड़, बहुत सारे फल बर्फ़ पे ही जिंदा हैं। बिल्कुल। चल
चलिए अभी हम वापस पहुंच गए हैं और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपको ऐसी और नई वीडियो के साथ।